इस कल्ट के लीडर ने अपने सभी फॉलोअर्स को ये यकीन दिला दिया था कि वो भगवान का दूत है एंड उसे जिंदा रहने के लिए वर्जिन लड़कियों के साथ संभोग करना पड़ता है। उनके फॉलोअर्स का इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुका था कि एक माँ ने अपनी दोनों बेटियों को उसके पास भेज दिया ये बोल के कि तुम्हारे अंदर एक शैतान है और हमारे एंजल तुम्हारे अंदर से उस शैतान को बाहर निकालने वाले हैं। वो छोटी सी बच्ची रात भर कमरे में दर्द से चीखती रही और उसकी ब्रेन वॉश हो चुकी माँ को यही लगता रहा कि उसके शरीर से शैतान को बाहर निकाला जा रहा है। जब भी इस कल्ट के लीडर के पैसे खत्म होने वाले होते तो ये अपने किसी भी एक फॉलोअर को खुद ही मार देता था इंश्योरेंस वालों से हराम के पैसे ऐंठने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल्स लैंडिंग कल्ट के लीडर की। जानेंगे कि कैसे इस शख्स ने इतने सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया, आखिर क्यों इसे इतने सालों तक FBI और पुलिस ढूंढ नहीं पाई, क्या है ये कल्ट ग्रुप जिसकी आड़ में इसके लीडर ने इतने बड़े बड़े क्राइम्स किए। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। He had told her that he was hundreds or thousands of years old. He could see the future. He said that for a seer, he needed a pure little girl to have sex with him so that he could survive. I was 10 and I was in his bed every night. All these mysterious deaths, and of course in this business you don't believe in coincidences. All I could think about was, how are they going to believe me? You know, this is such a crazy story. 26 जून 2003 पैट्रिशिया ह्यूजेस नाम की एक लेडी की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो जाती है। यह घटना हुई थी एंजल्स लैंडिंग नाम की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, जो कि अमेरिका के कैंसस राज्य में मौजूद 20 एकड़ में फैली हुई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जिसका मालिक लू कैस्ट्रो नाम का एक आदमी था। इस केस को डिटेक्टिव रॉन गुडविन देख रहे थे। जब डिटेक्टिव रॉन गुडविन अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचते हैं तब उन्हें स्विमिंग पूल में डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है। स्विमिंग पूल के पास उन्हें दो छोटी लड़कियां भी खड़ी दिखाई देती है, जिसमें से एक थी 11 साल की एमिली हडसन, जिसने पुलिस को कॉल करके बुलाया था एंड इस बच्ची ने ही आगे चल के इन सभी क्राइम्स के मास्टरमाइंड का राज कोर्ट को बताया था। एंड दूसरी लड़की थी 2 साल की बच्ची फ्लोरेंस ह्यूजेस, जो कि मरने वाली की बेटी थी। वो दो छोटी लड़कियां और पैट्रिशिया की लाश के अलावा वहां पर और कोई भी नहीं था। इसीलिए डिटेक्टिव गुडविन ने उस 11 साल की बच्ची एमिली के पास जाकर उससे पूछा कि बेटा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ था, क्या किसी ने इनको धक्का मारा था, कोई और भी था यहाँ पर। जिस पर एमिली ने डरते हुए कहा कि आंटी पैट्रिशिया अपनी बेटी फ्लोरेंस को बचाने के चक्कर में डूब गई। दरअसल उसकी बेटी फ्लोरेंस गलती से पानी में गिर गई थी, तो उसे बचाने के लिए पैट्रिशिया पूल में उतरी और उसे बाहर निकालकर जब वो खुद बाहर निकल रही थी तो उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग गई और वो पानी में गिरकर बेहोश हो गई। ये देखकर एमिली बहुत ज्यादा डर गई थी एंड काफी देर तक जब पैट्रिशिया पूल से बाहर नहीं आई तो उसने पुलिस को फोन कर दिया। डिटेक्टिव रॉन ने लाश को अच्छे से चेक करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके अगले दिन उन्होंने पैट्रिशिया के हस्बैंड ब्रायन ह्यूजेस से बात की, लेकिन वो काफी सदमे में थे और मकान के मालिक लू कैस्ट्रो से भी बात की। लू कैस्ट्रो ने बताया कि पैट्रिशिया और उसके हस्बैंड उनके काफी अच्छे दोस्त हैं एंड जिस वक्त ये हादसा हुआ था लू अपने घर पर नहीं थे एंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि पैट्रिशिया की मौत पानी में डूबकर मरने से ही हुई थी और हादसा दिखने वाले इस केस को पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की फाइनल रिपोर्ट बनाकर बंद कर दिया। केस क्लोज्ड। ठीक इसके 3 साल बाद 2006 में वैली सेंटर पुलिस स्टेशन में एक और अजीब सी एक्सीडेंट की खबर पहुंचती है। एक आदमी की अपनी ही कार से कुचलकर मौत हो जाती है। दरअसल वो आदमी कार को स्टैंड से ऊपर करके कार के नीचे घुसकर गाड़ी का कोई पार्ट ठीक कर रहा था। तभी वो स्टैंड अचानक से फिसल गया और वो आदमी कार के नीचे दब गया और उसकी वही मौत हो गई। उस शख्स का नाम था ब्रायन ह्यूजेस। ये नाम सुनकर डिटेक्टिव शॉक्ड हो गए, क्योंकि 3 साल पहले पैट्रिशिया नाम की औरत जिसकी डूबने की वजह से मौत हो गई थी, ये शख्स उसका पति था। रॉन गुडविन सोच में पड़ गए कि 3 साल के अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ अचानक से कैसे निपट गए। दोनों ही हस्बैंड वाइफ के केस में एक अजीब सा हादसा हुआ था। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं था। इसीलिए डिटेक्टिव रॉन गुडविन ने मामले की और अच्छी तरह से तहकीकात करने का फैसला किया, लेकिन पुलिस की फाइल्स में दोनों ही मौतों को हादसा डिक्लेयर किया जा चुका था। पुलिस डिपार्टमेंट रिलैक्स्ड होकर ये मान चुकी थी कि दोनों ही एक्सीडेंटल मौत के केसेस थे एंड दोनों की फाइल भी क्लोज्ड हो चुकी थी। लेकिन डिटेक्टिव गुडविन को खुजली थी, उन्हें यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। दोनों ही केसेस में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, दोनों ही हस्बैंड वाइफ का एंजल्स लैंडिंग से कनेक्शन था। दोनों वहां अक्सर जाया करते थे एंड वहां के मालिक से उनकी अच्छी दोस्ती थी। पैट्रिशिया की मौत के बाद से ही गुडविन ने काफी टाइम तक एंजल्स लैंडिंग पर नजर रखी एंड उसने काफी ऐसी चीजें नोटिस की जो कि शक पैदा करती थी, लेकिन उसके हाथ कभी कोई ठोस सबूत नहीं लगा। एंजल्स लैंडिंग एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी थी एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि प्रॉपर्टी का मालिक लू कैस्ट्रो कोई काम धाम नहीं करता था, लेकिन वो फिर भी एक आलीशान जिंदगी जी रहा था। वो फुल अय्यासी करता था, रात भर अपने फॉलोअर्स के साथ पार्टीज करता था और अपने से कम एज की लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था और वो अपने सभी फॉलोअर्स की जिंदगी को कंट्रोल करके रखता था। उसके साथ रहने वाले बाकी सभी लोग उसे अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। एक दिन डिटेक्टिव गुडविन उससे मिलने उसके घर पहुंचे एंड बातों में डिटेक्टिव ने लू कैस्ट्रो से पूछा कि आप करते क्या हैं? आपके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, यहाँ वीकेंड पर इतने सारे लोग अक्सर आते जाते रहते हैं और महंगी महंगी पार्टीज आपके अपार्टमेंट में होती है, इन सभी के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? लू कैस्ट्रो ने चौड़ में कहा कि मेरे पास खानदानी पैसा है एंड इसीलिए सारी जवान टीन्स मुझसे हर दिन पूछती है कि मेरा बाबू कैसा है। मेरे मॉम डैड काफी रईस थे एंड उनका तेल का बिजनेस था। डिटेक्टिव ने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या आप मुझे अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा सकते हैं? कैस्ट्रो ने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूँ सर, लेकिन फिलहाल वो मेरे घर पे है। हम तेरे घर पे ही खड़े हैं चूतिए।
अच्छा, आई मीन टू से दैट बैंक के लॉकर में रखे। डिटेक्टिव ने कैस्ट्रो से कहा कि अच्छा ठीक है, आप घर के कागजात मंगवा लीजिए, एक हफ्ते बाद मैं फिर आता हूँ डॉक्यूमेंट्स चेक करने। अगला हफ्ता तो आया लेकिन कागजात की जगह खबर आई, लू कैस्ट्रो अपने सभी फॉलोवर्स के साथ रात रात में गायब हो चुका था। डिटेक्टिव गुडविन को अफसोस हुआ कि काश उन्होंने उसे उस दिन ही धर लिया होता। उसके बाद पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। लू कैस्ट्रो के फरार होने के बाद डिटेक्टिव गुडविन का शक यकीन में बदल गया था। उन्होंने अपनी तहकीकात जारी रखी लेकिन लू कैस्ट्रो का नामो निशान नहीं मिला। कुछ महीने बाद अमेरिका का ही एक और राज्य कोलंबिया में कोलंबियन पुलिस के द्वारा एक आदमी को अरेस्ट किया गया जो कि नकली आईडी दिखाकर बैंक अकाउंट खोलना चाह रहा था। वो शख्स अपना नाम जो वेनेगस बता रहा था और टेनिस में वो 5 लोगों के साथ एक मकान में रह रहा था। नकली आईडी के साथ साथ उसके पास के सभी कागजात भी फर्जी पाए गए एंड कोर्ट ने उसे इस वजह से 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन कोलंबियन पुलिस ये नहीं जानते थे कि उन्होंने जिस शख्स को अरेस्ट किया है उसकी तलाश और भी लोग कर रहे थे। उधर डिटेक्टिव रॉन गुडविन सुराग ढूंढते ढूंढते पेट्रिशिया जो कि स्विमिंग पूल में डूबकर मरी थी उसकी मां से जाके मिले। उसकी मां ने बताया कि पेट्रिशिया का कोई डैनियल पेरेज नाम का कोई बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था लेकिन वो मर चुका था। जब डिटेक्टिव ने पेट्रिशिया के बॉयफ्रेंड यानी कि डैनियल परेज का हुलिया उनसे पूछा तब उसकी मां ने जो हुलिया बताया उसे सुनकर डिटेक्टिव को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डैनियल परेज को जानते हो, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से श्योर नहीं थे। उसके बाद डिटेक्टिव ने डैनियल परेज के बारे में डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि वो तो पहले से ही एक बदमाश क्रिमिनल है। 90s के दशक में उसके ऊपर 6 क्राइम रजिस्टर्ड थे जिनमें से 2 तो 11 और 14 साल की बच्चियों के साथ थे। इसके अलावा डैनियल परेज एक मर्डरर, चाइल्ड रेपिस्ट, कॉन मैन और एक कल्ट का लीडर भी था जो अपनी हवस की भूख को शांत करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपना नाम बदलकर घूमता रहता था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में यह भी दर्ज था कि डैनियल परेज फरार था और बाद में मारा गया था। गॉडविन ने इन केसेस के पुलिस रिकॉर्ड से डैनियल की तस्वीर मंगाई एंड जो तस्वीर आई वो लू कैस्ट्रो की ही निकली। पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया था। डैनियल परेज मरा नहीं था, वो लू कैस्ट्रो बनकर ही छुप के बैठा था। तहकीकात चलती रही और भी संगीन राज खुलते रहे। पता चला कि वो एक रेपिस्ट और मर्डरर के साथ साथ एंजल्स लैंडिंग नाम से एक कल्ट ग्रुप को भी चला रहा था। इस ग्रुप के अंदर बहुत सी फैमिलीज थी जिन्हें वो अपने फॉलोवर्स कहा करता था एंड उसके फॉलोवर्स डैनियल की हर बात माना करते थे। उसने अपने सभी फॉलोवर्स का अच्छी तरह से ब्रेन वॉश करके रखा था एंड अपने फॉलोवर्स से उसने बहुत से झूठ बोल रखे थे, जैसे कि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो कहता था कि वो सदियों पुराना एक एंजल है, सिद्ध पुरुष है और फ्यूचर तक देख सकता है। उसके पास जादुई शक्तियां एंड उसे जिंदा रहने के लिए वर्जिन लड़कियों के साथ सेक्स करना पड़ता है। उसके फॉलोवर्स उसकी ऐसी मांगे पूरी करने के लिए ऐसी लड़कियों को ढूंढ कर उसके पास लाया करते थे। जेनिफर हडसन नाम की एक महिला जो कि एक स्टेट एजेंट थी, वो तो डैनियल की सबसे बड़ी भक्त यानी कि फॉलोवर साबित हुई। उसने डैनियल परेज की हवस की भूख को शांत करने के लिए अपनी सगी बेटियां उसे सौंप दी, बड़ी बेटी शारा एंड छोटी बेटी एमिली। ये वही एमिली है जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था, जिसने पेट्रिशिया वाले केस में डिटेक्टिव गॉडविन से झूठ बोला था और इसी लड़की ने ही आगे चलकर डैनियल को उसके अंजाम तक भी पहुंचाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लू कैस्ट्रो की अमीरी का राज भी खुल गया। ये एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड भी था। डैनियल अपने फॉलोवर्स को बड़ी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के लिए उकसाता था, फिर उन लोगों का एक्सीडेंटल तरीके से खुद ही मर्डर कर देता था। लोगों को यही लगता था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। फिर इंश्योरेंस के पैसे मरे हुए बंदे की फैमिली के जिस मेंबर को मिलते थे उस पर भी डैनियल का पूरा कंट्रोल रहता था। वो बंदा इंश्योरेंस के सारे पैसे एंजल डैनियल देवता पर चढ़ा देता था और फिर डैनियल उन पैसों से खूब ऐश करता था। उसने इंश्योरेंस कंपनी से लगभग $4.2 मिलियन यानी कि तकरीबन 35 करोड़ रुपए वसूल किए थे। 2010 में आईडी फ्रॉड की वजह से उसे जब कोलंबिया में गिरफ्तार किया गया था उससे पहले उसने अपने टोटल 6 फॉलोवर्स को टपका दिया था। उन सभी की मौत को ऐसे प्लान किया गया था जिसे देख के यही लगे कि उन सभी की एक्सीडेंटल तरीके से डेथ हुई है। 2001 में नॉरिस साउथ डकोटा में प्लेन क्रैश में मोना ग्रिफिन, उसका बॉयफ्रेंड और उसकी 12 साल की बेटी को उसने निपटा दिया एंड फिर उसने 2003 में पेट्रिशिया ह्यूजिस को स्विमिंग पूल में डुबोकर निपटा दिया था। 2006 में ब्रायन ह्यूजिस पेट्रिशिया के हस्बैंड को उसने गाड़ी से पिचकाकर ऊपर पहुंचा दिया था एंड फाइनली 2008 में स्टेट एजेंट जेनिफर हडसन को उसकी कार को एक ट्रक से उड़वा दिया था जिसमें वो बेचारी भी निपट गई थी। उसके मरने के 1.5 साल बाद जब रॉन गुडविन डैनियल से पूछताछ के बहाने एंजल्स लैंडिंग आए थे एंड उनसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लाने को बोल के गए थे, उस टाइम पर वो वहां से फरार होकर कोलंबिया चला गया था एंड उसके साथ जेनिफर की बेटी एमिली भी कोलंबिया गई थी। लेकिन उसकी बड़ी बहन सारा विशिया में अपने रिलेटिव्स के पास चली गई थी क्योंकि उसे डैनियल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब डैनियल को नकली आईडी के चक्कर में कोलंबियन पुलिस ने पकड़ा था तब उसे 2 साल की सजा हुई थी एंड इसी दौरान जेल में डैनियल से मिलने एमिली कई बार आई थी। उसने डैनियल से बहुत से सवाल पूछे जिसके जवाब उसके पास नहीं थे। इस टाइम तक एमिली के दिमाग में उसका असली चेहरा सामने आ गया था एंड उसने ठान ली कि वो उसके बारे में सबको सब कुछ बता के रहेगी। एंड इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन करते करते रॉन गुडविन ने एमिली को ढूंढ लिया एंड एमिली ने डैनियल परेज के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। वो सच सुनकर रॉन गुडविन की आंखों से आंसू निकल गए। जब डैनियल की आईडी फ्रॉड की सजा खत्म हुई और वो 2 साल के बाद जेल से बाहर आया तो उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 28 मामलों में गिरफ्तार किया गया एंड उस पर बड़े बड़े संगीन क्राइम्स के आरोप लगे एंड फाइनली इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। एमिली ने कोर्ट को वो सब कुछ बताया जो उसने अभी तक छुपा कर रखा था। उसने बताया कि पेट्रिशिया आंटी अपनी बच्ची को बचाते
वक्त नहीं डूबी थी, बल्कि डैनियल ने उसको डुबोकर मारा था। एंड उसी ने एमिली को यह सिखाया कि उसे पुलिस को क्या बयान देना है। उसने एमिली को यह भरोसा दिलाया था कि पैट्रिशिया मरने के बाद वापस लौट आएगी। एमिली अंदर ही अंदर डैनियल से बहुत डरती थी एंड खुद उसकी माँ ने ही उसे डैनियल को सौंपा था। उसकी मॉम जेनिफर ने उसे बताया था कि डैनियल भगवान का दूत है और उसे डैनियल के पास हर रात को जाना पड़ता था। जब पहली बार डैनियल ने एमिली का रेप किया था, तब उसने एमिली की माँ को यह कहा था कि एमिली श्रापित है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। और वो हर दिन उस छोटी सी बच्ची को कमरे में रात भर पटक पटक के ठीक करता था, ना सिर्फ एमिली के साथ बल्कि उसकी सिस्टर सारा के साथ भी, एंड इसके अलावा और भी बच्चियों के साथ भी। एमिली ने बताया कि वो हम दोनों बहनों को ह्यूमिलेट करता था। उसने 100 से भी ज्यादा बार हमारा रेप कर रखा है। उसने ये भी बताया कि जब वो एक 8 साल की लड़की को बाथरूम में लुटा रहा था, तब उसने मुझे उसे रिकॉर्ड करने को कहा था। वो सभी वीडियो टेप्स डैनियल के कोलंबिया वाले घर में पुलिस ने बरामद किए थे, जिसमें वो सब कुछ था जैसा एमिली ने बताया था। एमिली ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब डैनियल 2 साल के लिए जेल में था, तब वो उससे जाकर मिली थी और उसने डैनियल से कई सारे सवाल भी पूछे थे, जैसे कि उसके कहे मुताबिक पैट्रिशिया फिर से जिंदा क्यों नहीं हुई, या फिर जब वो खुद को एंजल बताकर वर्जिन बच्चों को पेलता था और हमसे कहता था कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो जेल में वो कैसे जी पा रहा था। इन सवालों के जवाब उस वक्त डैनियल के पास नहीं थे। तब पहली बार एमिली के दिमाग से उस रेपिस्ट का तिलिस्म हटा और उसने पुलिस में गवाही देने का फैसला किया था। एमिली और उसकी बहन की गवाही और डिटेक्टिव रॉन गुडविन की लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन ने डैनियल परेज उर्फ लू कैस्ट्रो के बचने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। उसे 28 मामलों में दोषी पाया गया, जिसमें रेप, मर्डर, फाइनेंशियल स्कैम्स और असॉल्ट जैसे और भी बड़े बड़े क्राइम के चार्जेस साबित हो गए थे, जिस पर कोर्ट ने डैनियल को लगातार 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। सेडविक काउंटी शेरिफ डेप्यूटी रॉन गुडविन ने एनबीसी को इंटरव्यू में बताया कि डैनियल एक सेक्सुअल प्रेडेटर है, यानी एक हवस का दरिंदा है जो कि अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी को भी मार सकता है, माइनर्स का रेप कर सकता है, उसे जो चाहिए उसे पाने के लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का सारा क्रेडिट डिटेक्टिव रॉन गुडविन के साथ साथ रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव क्लिंट स्नाइडर और सीनियर FBI एजेंट जॉन सुलिवन को जाता है। इन तीनों ने इस केस पर 9 सालों तक काम किया, जिसकी वजह से डैनियल जैसा दरिंदा इस बार कोलंबिया से बचकर भाग नहीं पाया। खुद को फरिश्ता कहने वाला एक हार्डकोर क्रिमिनल आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच ही गया, लेकिन उसने कितनों की ही जिंदगियां बर्बाद करके रख दी, कितने ही मासूम बच्चों का फ्यूचर उजाड़ दिया। ये सोचने वाली बात है कि डैनियल परेज जैसे फ्रॉड लोग आम लोगों के दिमाग पर इतना कंट्रोल हासिल कैसे कर लेते हैं कि कोई माँ अपनी औलाद को एक रेपिस्ट के हाथों सौंप दे। शायद इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। दोस्तों, खतरनाक कल्ट्स ग्रुप का ये सिर्फ पार्ट 1 था। इस सीरीज के 2 एपिसोड और आएंगे जो और भी ज्यादा दर्दनाक होंगे। उन दोनों एपिसोड्स को भी जरूर से देखना, मिस मत करना। एंड अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को एक लाइक और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। बाय।